जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो एडिटोरिया की बुक आई थी जिसमें 5,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उसी का जो स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है उसी का वीडियो हम अपलोड कर रहे थे। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेके 60 तक के जो भी स्मरणीय तथ्य है उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये उसी कड़ी में अगला वीडियो है। इसमें हमने 61 से लेके 70 तक के सेट का स्मरणीय तथ्य लिया है। उसके बाद 71 से 80, उसके बाद 81 से 90, टोटल इसमें 100 सेट है। अगले 3 से 4 वीडियो में यह बुक समाप्त हो जाएगी। जैसे ही ये बुक समाप्त होता है उसके बाद हम बिहार एसआई का सेट प्रैक्टिस भी लेकर आएंगे। उससे पहले अगर आप बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में है, जाके आप उसे देख सकते हैं। आइए देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत, माने भारतीय संविधान में जो जो नियम कानून लिया गया है वो किस देश से लिया गया है उसके बारे में। देखिए अमेरिका से क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से। न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक पुनर्वलोकन से ये तात्पर्य होता है कि अगर न्यायालय द्वारा कोई भी फैसला सुनाया जाता है या दे दिया जाता है तो न्यायालय उस पर पुनर्विचार भी कर सकती है। ये शक्ति भी अमेरिका से लिया गया है। देखिए ब्रिटेन से, भारत में एकल नागरिकता, ये कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार, ये सब कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। प्रस्तावना की भाषा और संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है ये कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, संसद का संयुक्त अधिवेशन और समवर्ती सूची। आगे देखते हैं और अमेरिका से और ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है। तो संविधान की न्यायिक पुनर्वलोकन हो गया अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे ऊपर होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग और वित्तीय आपात, ऐसे आपात लिया गया जर्मनी से, लेकिन वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार ये ब्रिटेन से लिया गया है, जिसमें संसद का विशेषाधिकार होगा। संसदात्मक शासन प्रणाली ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन ये कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देखते हैं, एक तरफ आयरलैंड है, दूसरी तरफ कनाडा है और तीसरा है दक्षिण अफ्रीका। आयरलैंड, कनाडा और साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन। ये पिछले प्रीवियस ईयर जो एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है ये कहाँ से लिया गया तो ये आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा से देखिए क्या क्या लिया गया है। संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, ये सब कहाँ से लिया गया तो ये कनाडा से लिया गया। साउथ अफ्रीका से देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया साउथ अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये भी लिया गया है कहाँ से तो साउथ अफ्रीका से। आगे देखते हैं जर्मनी और रूस और जापान से क्या क्या लिया गया है। आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से ली गई है और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है और मौलिक अधिकार यूएसए से। कर्तव्य की बात कहें तो रूस से और अधिकार की बात कहें तो अमेरिका से। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया तो ये जापान से लिया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो राज्य आयोग के अध्यक्ष थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो फजल अली। इसके सदस्य थे हृदयानाथ कुंजारू एवं के एम पढ़ीकर। आगे देखते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था, कब किया गया था तो 1956 में किया गया था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है कौन सा है तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत में क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या कितनी है तो भारत में क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। आगे देखते हैं, ये एक सेट समाप्त होता है। दूसरे सेट में देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है, कहाँ किया गया है तो द्वितीय अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में क्या किया गया है, सारे संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनका उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में। और द्वितीय अनुसूची में इनके पेंशन का बात, वेतन और पेंशन का बात कहा गया है। तीसरा में क्या कहा गया है कि विभिन्न पदाधिकारियों को जो ये शपथ लेते हैं, तीसरे में क्या है, इनके पहले में हो जाएगा संवैधानिक पद, दूसरे में इनका वेतन और पेंशन हो जाएगा, तीसरे में इनका शपथ है। आगे देखते हैं चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्य एवं संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है वो चौथी अनुसूची के तहत होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं दिया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है किस अनुसूची में तो हो जाता है 5वीं अनुसूची में। अब ये जो 69 बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था कि 5वीं अनुसूची में किसको रखा गया, तो उसमें हो जाएगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण की बात कही गई है।
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख 6ठी अनुसूची में मिलता है। 7वीं अनुसूची में क्या है, जो सूची है निसंग सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनका उल्लेख किसमें है, तो 7वीं अनुसूची में है। 8वां में क्या हो जाता है, 8वां में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। और 9वां में क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियाँ। 8वां अनुसूची में क्या है, भाषा है। 9वां में संपत्ति अधिग्रहण है। 10वां अनुसूची में क्या हो जाता है, 10वीं में दल बदल हो जाता है। दल बदल अधिनियम के बारे में किसमें बताया गया, 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में क्या हो जाता है, पंचायती राज्य के बारे में। और 12वीं अनुसूची में क्या हो जाता है, नगर निगम के बारे में कहा गया, यानी शहरी क्षेत्रों की स्थानीय शासन व्यवस्था के बारे में 12वीं। और ग्रामीण की बात करें तो हो जाता है 11वीं में। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो इसमें हो जाता है 29 विषय। और पूछे कि शहरी क्षेत्र में जो नगर निगम होता है उसमें कितने विषय हैं, तो इसमें 18 विषय हैं। ये किस अनुच्छेद में आता है, पंचायती राज, तो हो जाएगा 243 के जी में, और नगर निगम 243 के डब्लू में। आगे देखते हैं, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ एवं त्याग पत्र, किनको कौन शपथ दिलाता है और ये किनको त्याग पत्र अपना देंगे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो उपराष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, और ये अपना त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति, और ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, और ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को ही देंगे। राज्यपाल को राज्य के मुख्य न्यायाधीश, जिस राज्य में कोई व्यक्ति राज्यपाल बनेगा उनको शपथ उसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाते हैं, और मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो राज्यपाल को देंगे। आगे देखते हैं अगले सेट में क्या है। और हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, और ठीक है, और 300 अनुच्छेद की संख्या कितनी है, तो 395। देखते हैं किस भाग में क्या दिया हुआ है और किस अनुच्छेद में किसके बारे में कहा गया है। भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद के बारे में एक नज़र देख लेते हैं। भाग 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में 5 से 11। भाग 3 में 12 से 35। इसको ऐसे ही याद करेंगे ताकि याद करने में आसानी हो। भाग 4 में क्या है, 36 से 51 तक, और 4 के क में 51 का क दिया हुआ है। भाग 5 में 52 से 151, और 6 में 152 से 237 तक। इतने आर्टिकल की बात कही गई है। भाग 1 में क्या लिखा हुआ है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। नागरिकता किस भाग में आता है, तो भाग 2 में। मौलिक अधिकार तो भाग 3 में। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आता है, तो भाग 4 में। मूल कर्तव्य किस में आएगा, तो भाग 4 के क में। और आर्टिकल कितना हो जाएगा, 51 के क। संघ की बात कही गई है किस भाग में, तो भाग 5 में। भाग 5 में किसका बात कहा गया है, तो संघ का। और भाग 6 में राज्य का। उसके बाद है भाग 7, आर्टिकल कितना हो जाएगा, 238। पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित राज्य। भाग 8 में क्या कहा गया है, संघ एवं राज्य के क्षेत्र के बारे में। पहले हो जाएगा संघ और राज्य की बात किसमें, तो भाग 8 में। पंचायत का बात हो जाएगा 9 में, और 9 के क में क्या हो जाएगा, नगर पालिका में। सबसे पहले क्या हो जाएगा, संघ राज्य क्षेत्र किसमें हो जाएगा, भाग 8 में। पंचायत हो जाएगा 9 में, और नगर पालिका हो जाता है 9 के क में। 9 के ख में क्या हो जाएगा, तो सहकारी समितियाँ। भाग 10 में क्या दिया हुआ है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में। भाग 11 में क्या है, तो संघ और राज्यों के मध्य संबंध। 10 में हो जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। 11 में हो जाएगा संघ और राज्यों के मध्य संबंध। वित्त, संपत्ति और संविदा किस में किस भाग में है, तो हो जाता है भाग 12 में। 22 भाग को क्या करना है, कंठस्थ याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। भाग 13 में भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य एवं समागम। संघ एवं राज्यों का अधीन सेवाएं हो जाता है भाग 14 में। 14 के क में क्या दिया हुआ है, अधिकरण। और निर्वाचन की बात ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 15 में क्या हो जाएगा, निर्वाचन। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, भाग 16 में। भाग 17 में क्या दिया हुआ है, राज्य भाषा। भाषा का आता है कि भाषा का उल्लेख किस भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 17 में। आपात हो जाता है 18 में। आपात का उपबंध किस भाग में है, तो 18 में है। और प्रकीर्णन हो जाएगा 19 में। संविधान संशोधन किस भाग में है, तो हो जाता है 20 में। किस अनुच्छेद के तहत, 368 के तहत। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन किस भाग में आता है, तो 20 में। आपात किस में आएगा, तो 18 में। और राजभाषा जाता है 17 में। 21 और 22 में देखिए क्या है, 21 में अस्थायी विशेष उपबंध, और 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम और हिंदी में प्राधिकृत पाठ। आगे देखते हैं,
भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो भारत में कुल 5 तरह से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है? ये 3 तरह से हो सकता है। अगर आप किसी देश की नागरिकता ले लेते हैं तो उस कंडीशन में भी आप यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था कब? तो 1955 ईस्वी में। भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में क्रमशः जा सकता है। तो आर्टिकल 32 के तहत जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और 262 के तहत जाएगा हाई कोर्ट में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। कब हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। आगे देखते हैं, अस्पृश्यता का उल्लेख किया गया है। उससे पहले देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है स्मरणीय तत्व में दिया हुआ कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार की बात कही गई है। विधि के समक्ष यानी नियम कानून मैंने सबकी नज़र में क्या होंगे? समान होंगे। किस आर्टिकल में कहा गया? तो ये 14 में। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में। जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध यानी इस मतलब व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है, उसका रंग रूप कैसा है, वो स्त्री है कि पुरुष है, उसका जन्म कहाँ हुआ है, इस आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता यानी सबको समान अवसर दिया जाएगा। सरकारी जो भी वैकेंसी आती है उसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? ये हो जाएगा अनुच्छेद 16 के तहत। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 17 में क्या दिया हुआ है? अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत। ये अभी जो बीपीएससी 69 का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन था कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपाधियों का अंत का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 18 के तहत। कोई भी व्यक्ति उपाधि जैसे अन्य देशों की उपाधि नहीं ले सकता है, लेगा ही तो उसके लिए वो भारत सरकार से उसे अनुमति लेना पड़ेगा। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 19 में। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये हो जाता है 20 के तहत। प्राण एवं देह स्वतंत्रता किस आर्टिकल में? हो जाएगा आर्टिकल 21 में। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। कहाँ किया गया? तो अनुच्छेद 21 के क में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का उल्लेख किया गया। किस अनुच्छेद में? तो ये 22 में। मानव के साथ दुर्व्यवहार या बलात् श्रम का प्रतिषेध यानी किसी व्यक्ति के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती उससे श्रम नहीं करा सकते हैं। इसका निषेध किस आर्टिकल में? तो 23 में है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने हेतु निषेध यानी आप 14 वर्ष से अगर छोटा बच्चा है तो उसको कारखाने में या अपने घर में जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। उसका निषेध किस आर्टिकल में? ये आर्टिकल 24 में है। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में देखिए, मुख्य रूप से कितने मौलिक अधिकार हैं? तो हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है? समता एवं समानता का अधिकार। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है अनुच्छेद 25 से 28 में, धार्मिक स्वतंत्रता का। अनुच्छेद 29-30 में क्या है? तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हो जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 32 में। इसी को BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा है। ऐसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान में कितने स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख ये होता है 19 के A के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का बात कहा गया है? तो 19 के में कहा गया है कि बोलने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को अपने बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, अपने अभिव्यक्तियों को व्यक्त कर सकता है। ध्यान रहे, आपके बोलने से कोई और प्रभावित होता है तो वहाँ आपकी अधिकार समाप्त हो जाता है। ठीक है। ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। बी में क्या है? शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। पहले बोल सकते हैं फिर सभा कर सकते हैं। अगर सभा करेंगे तो क्या करेंगे? फिर संघ बना सकते हैं। अगर संघ बना लिए तो आप कहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं। अगर आप कहीं आते हैं जाते हैं तो निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता होगी। और उसके बाद जी में कहा गया व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। एफ में था वो क्या था? संपत्ति था, उसको हटा दिया गया है। तो 9 के में क्या है? पहले आप बोलने की स्वतंत्रता होगी। बी में क्या है? अगर बोलते हैं तो शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है। अगर आप सभा करते हैं तो सी में क्या आता है? आप संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद डी में कहा गया कि आवागमन की स्वतंत्रता। अगर आप संघ बना लें तो आप कहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं। अगर आप कहीं आएंगे जाएंगे तो क्या करेंगे? निवास कर सकते हैं, फिर वहाँ रह के व्यापार कर सकते हैं। ये याद करने के लिए एक तरीका हो सकता है। आगे देखते हैं,
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख किया गया है किस आर्टिकल में? तो 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना को उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 30 में। भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? ध्यान रखें, भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। और ऐसे पूछे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। अब क्वेश्चन है कि अम्बेडकर जी ने अब संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? तो ये 5 तरह के रिट क्या होता है? कोर्ट द्वारा जारी किया जा सकता है। आगे देखते हैं, राज्यों की परिभाषा का उल्लेख किया गया है किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये राज्यों की भाषा का उल्लेख हो जाता है अनुच्छेद 36 में। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? ये हो जाता है 37 के तहत। राज्य लोक कल्याण का उल्लेख अनुच्छेद 38 में। समान कार्य के लिए समान वेतन, इसी के तहत बिहार में जो नियोजित शिक्षक थे कोर्ट में गए थे, तो ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। और ये मौलिक अधिकार में होता है तो वो शिक्षक लोग क्या होते हैं? केस जीत जाते हैं। लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है तो इसको सरकार अपने सुविधानुसार ही लागू करती है। आप इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। आगे देखते हैं, ग्राम पंचायत का संगठन होता है अनुच्छेद 40 में। कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार उल्लेख किया गया किसमें? तो अनुच्छेद 41 में। प्रसूति सहायता एवं काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं का उल्लेख किया जाता है 42 में। 42 के तहत जब प्रसूति में बच्चा होता है तो मातृत्व और बच्चे की देखरेख के लिए अगर सरकार जो पैसा देता है वो अनुच्छेद 42 के तहत ही देता है। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन एवं कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी का उल्लेख किया गया किस आर्टिकल में? तो 43 में। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी समान सिविल संहिता ये हो गया अनुच्छेद 44 में। सिर्फ ये गोवा राज्य में लागू है। समान सिविल संहिता के लिए एक कमेटी का भी गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जा चुका है। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया गया किसमें? तो अनुच्छेद 45 में। SC ST एवं दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अन्य हितों की वृद्धि का उल्लेख किया गया किसमें? तो अनुच्छेद 46 में। मद्यपान निषेध, पोषाहार स्तर एवं लोक स्वास्थ्य का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 47 में। बिहार में जो शराबबंदी है ये अनुच्छेद 47 के तहत ही किया गया है। कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख किया गया किसमें? अनुच्छेद 48 में। पर्यावरण संरक्षण एवं वन जीव की रक्षा का उल्लेख किया गया 48 के क में। राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थानों के संरक्षण का उल्लेख हो जाता है आर्टिकल 49 में। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथक्करण का उल्लेख अनुच्छेद कहाँ है? तो 50 में है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में? तो ये 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 51 में है। किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा? ये KT शाह के द्वारा कहा गया था। अगले सेट में देखते हैं, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में। वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य 11 है। पहले 10 थी, अब कितनी हो गया? 11 हो गया है। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है किसमें? तो राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का बात होगा तो सिर्फ इसमें निर्वाचित सदस्य रहते हैं, और उपराष्ट्रपति का बात होगा तो इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। 70वें संविधान संशोधन द्वारा किन 2 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? तो हो जाएगा दिल्ली एवं पुदुचेरी। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। राष्ट्रपति के कार्यकाल पद अवधि का उल्लेख कहाँ किया गया? तो अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति उम्मीदवार को जमानत राशि 15,000 रुपये है। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन पात्रता का उल्लेख कहाँ किया गया? तो ये अनुच्छेद 57 में किया गया यानी 57 में। राष्ट्रपति निर्वाचित होने हेतु अर्हताओं का उल्लेख किया गया, ये किसकी में किया गया? अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया, शपथ हो जाएगा 60 में। राष्ट्रपति का स से शपथ, स से 60। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 के तहत लगाया जाता है। इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के तहत चलता है? तो 61 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है
संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 108 के तहत। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति अथवा रोक अथवा पुनर्विचार हेतु सदन को लौटाने का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 111 में। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया जाता है, ये आर्टिकल 123 के तहत। 123 के तहत राष्ट्रपति और 213 के तहत राज्यपाल। राष्ट्रपति केंद्र में के तहत जो अध्यादेश जारी करेंगे जो पूरे देश में लागू होगा, और 213 के तहत अगर राज्यपाल लागू करते हैं तो उनके राज्य में लागू होगा। किसी भौगोलिक क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। देखते हैं अगले सेट में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहली महिला राष्ट्रपति हो जाएंगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला आदिवासी यानी दूसरी महिला और पहली आदिवासी महिला कौन हो जाएंगी? द्रौपदी मुर्मू। किस अनुच्छेद में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा उल्लेख किया गया है? ये आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे का उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। याद रहे, राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और वहाँ राज्य के विधानसभाओं के भी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ संसद के सिर्फ दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के, इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 के 1 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 75 1 के तहत। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? ये 15% से अधिक नहीं हो सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। अगर मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है। अगर सामूहिक रूप से कहे तो ये लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। आज़ादी के समय केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी थी? तो उस समय 18 थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इंदिरा गांधी बनी थी। वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, चौधरी चरण सिंह। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। एक वोट से इनकी सरकार गिर गई थी। भारत की संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इन तीनों मिलकर भारत के संसद का निर्माण होता है। संसद के अभिन्न अंग कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। भारतीय संसद का उल्लेख किया गया किसमें? तो 79 में। 79 में संसद, फिर हो जाएगा संसद हो जाएगा 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा हो जाता है 81 में। इसको याद करने का ट्रिक हो जाता है सरला। स हो जाएगा संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, यानी 79, 80 और 81 लाइन एक हो जाएगा क्रम से। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन। और लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। और लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों के लिए। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? 84। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? ये हो जाता है 47। अगर अनुसूचित जाति के बारे में पूछे तो हो जाएगा 48 और अनुसूचित जनजाति के बारे में बोले तो 47। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ये हो जाता है 61वां संविधान संशोधन 1989। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आयु हो जाता है 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए कहे तो हो जाएगा 30 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितने समय तक की वृद्धि किया जा सकता है? तो ये हो जाता है 1 वर्ष के लिए।
सदन के अधिवेशन को गठित करने हेतु गणपूर्ति संख्या होनी चाहिए कुल सदस्यों का 1/10। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है किसके द्वारा? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन? बुलाएंगे राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। धन विधेयक को पेश किया जाता है लोकसभा में। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आता है और यहाँ से पास होकर राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा उसको मात्र 14 दिन तक अपने पास ही रख सकता है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा से अगर धन विधेयक पास ना हो तो उसको पास समझा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव करने हेतु कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव में सबसे पहले भाषण वही देते हैं जो व्यक्ति या जो सांसद अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, और अंतिम भाषण प्रधानमंत्री का होता है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा सदस्य के रूप में। ये लोकसभा के मंत्री के रूप में नहीं, ये लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि अध्यक्ष के रूप में। और सभी सदस्य मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष का क्या करते हैं? चुनते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है मीरा कुमार। किसी संसद सदस्य की योग्यता अयोग्यता से संबंधित विषयों पर अंतिम निर्णय लेते हैं। कौन लेते हैं? तो चुनाव आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति। कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशनों की कार्यवाही से अनुपस्थित रह सकता है? तो उसकी संसद सदस्यता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। अगर बिना सूचना दिए वो लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या होती है? समाप्त हो जाती है। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। किसी संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा शामिल होने का अधिकार है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। ये महान्यायवादी के हैं, जो सदन में भाग तो ले सकते हैं पर वोट नहीं दे सकते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किस आर्टिकल के तहत? तो 76 के तहत। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद? 148 के तहत। सार्वजनिक धन का संरक्षण माना जाता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को। निर्वाचन एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन सौंपता है किसको सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 266 में। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न है। कौन से हैं? तो राष्ट्रपति का वेतन एवं अन्य भत्ता, फिर राज्यसभा सभापति एवं लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, कोई ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। ये सब कहाँ से होता है? तो भारत की संचित निधि से ही खर्च किया जाता है। आगे देखते हैं। भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया किस आर्टिकल में? तो 267 में। आकस्मिक निधि का उल्लेख कहाँ है? तो 267 में। भारत आकस्मिक अधिनियम को पारित किया गया था 1950 में। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की अधिकतम वयु सीमा कितनी है? तो हो जाएगा 65। भारत में लोकहित मुकदमा यानी PIL की अवधारणा लाने का श्रेय जाता है किसको जाता है? तो न्यायमूर्ति PN भगवती को। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का कैसा क्षेत्राधिकार है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को कैसा अधिकार है? ये अपीलीय अधिकार क्षेत्र होता है। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है? अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 214 में। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा का उल्लेख है? ये हो जाएगा 215 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आगे देखते हैं।
राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य संपादीय किए जाते हैं राज्यपाल के नाम से। राज्य में जो भी कार्यपालिका की कार्य संपादित होती है वो किसके नाम पे होती है? तो राज्यपाल के। राज्य के मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। इस तरह यह सेट 61 से लेके 70 तक समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं 71 से लेके 80 सेट तक। कुछ कारणवश वीडियो नहीं आ रहा था, इस वजह से थोड़ा वीडियो में देरी हुई। कोशिश करेंगे कि अब हर रोज़ एक वीडियो आ जाए ताकि ये जल्दी से जल्दी बुक समाप्त हो सके। हमारा टारगेट बिहार दरोगा है, उस पर भी ध्यान देना है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।